वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था पूरा। इसमें नोट डालकर हमने दोनों में अंतर समझा था, अनापेक्ष की गति और आपेक्ष की गति, रिलेटिविस्टिक मोशन और ये वाला नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो दोनों के अंतर्गत जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, उसको हम गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख रहे थे, और यहाँ पर विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में लिख रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालें आप हेडिंग लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ। लॉरेंज रूपांतरण का लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ ब्रैकेट में लिखना घूर्णी निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र, या ब्रैकेट अथवा करके लिखना दिक्काल में घूर्णी निर्देश तंत्र। ये हेडिंग डाल दो, लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ, ये घूर्णी निर्देश तंत्र या दिक्काल में घूर्णी निर्देश तंत्र। सभी को समझेंगे क्या मतलब है इनका। पहले टॉपिक को कवर करते हैं कि क्या है। हेडिंग डाल दो पहले। इधर देखें, लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या है। घूर्णी निर्देश तंत्र एक तरीके से। पहले क्या ले रहे थे हम, एस फ्रेम था इस तरह से, और एक दूसरा था एस डैश। एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक एस फ्रेम है, ये वाला x, y और z, ये वाला फ्रेम है। एस डैश भी इसी पर रखा हुआ है, ये एस फ्रेम है, इसी के ऊपर एस डैश रखा हुआ है, और वो घूर्णन कर रहा है इस तरह से लगातार। इस तरह से रखा हुआ है और उस तरह से घूर्णन कर रहा है। तो हमने एक स्थिति ले ली जब उसका एंगल थीटा बन रहा है, किसके साथ, x का x डैश के साथ एंगल बना, घूर्णन कर रहा है लगातार, और z तो z डैश पर हमेशा संपाती बना रहेगा। जिस तरह से ये घूर्णन कर रहा है लगातार इस तरह से, तो z पर z डैश तो ऑलवेज कैसा बना रहेगा, संपाती बना रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं इस चीज को हम कि इस तरह से है ये, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं इसको, इस तरह से है, ठीक है। पहले एस पर एस डैश ही इसी तरह से संपाती था, लेकिन जैसे थोड़ा सा घूर्णन किया, इस तरह से लगातार घूर्णन कर रहा है, तो जेड डैश पर संपाती बना रहेगा। तो एक थीटा एंगल पर हमने देख लिया कि वो मूव कर गया, एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर पहुंच गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया है हमने एस फ्रेम में, तो इसके जो निर्देशांक होंगे एक्स, वाई, जेड होंगे। ये 2D में ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस किस में आ रहे हैं, एक्स और वाई में, ठीक है। इस पॉइंट P पर हम बात कर रहे हैं, तो x, y होंगे। जबकि इसके सापेक्ष अगर हम देखें, तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी, इसके सापेक्ष स्थिति इस तरह से बनेगी इसकी नहीं, इस तरह से जैसे हमने इसके लिए बताया है, उसी तरह से हम इसके लिए भी बताएंगे कि यहां पर ये वाली स्थिति यहां पर कितनी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी कि ये बाहर निकलेगा और ये थोड़ा सा अंदर की ओर मूव करेगा। पहले इसको एक्स डैश को यहां पर मानकर चलो और वाई डैश को यहीं पर मानकर चलो, तो ये वाली डॉटेड वाली इसी पर संपाती होंगी दोनों, ये वाली इस तरह से। लेकिन थोड़ा सा मूव किया तो ये इधर जाएगी और ये वाली थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, ओ इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया हमने सी, इसको बोल दिया हमने डी। इस तरह से इसमें क्या हो गया, ये एंगल पर संपाती हो गया। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी कितना बना रहेगा, थीटा ही बना रहेगा यहाँ पर, और ये वाला भी कितना होगा यहाँ पर
थीटा ही एंगल होगा। सभी एंगल कितने होंगे, क्योंकि थीटा जितना नीचे से मूव हुआ है उतना ही यहाँ पर उतना ही एंगल पर ये घूम जाएगा और उतने पे ही ये घूम जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने मान लिया कौन सा निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र। अब हमने लॉरेंस रूपांतरण समीकरण में दो देखी थी, एक्स डैश और टी डैश वाली। वाई डैश और जेड डैश में तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा था, तो वो कितनी आ रही थी, गामा एक्स माइनस के बीटी या अल्फा एक्स माइनस के बीटी, और टी डैश इक्वल टू अल्फा या गामा टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इन समीकरणों को हम कौन से रूपांतरण समीकरण बोल रहे थे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण बोल रहे थे। कौन से निर्देश तंत्र के लिए, एस बाय एस डैश, जिसमें एस डैश नियत वेग v से क्या कर रहा था, गति कर रहा था। ठीक है, नियत वेग v से गति कर रहा था, लेकिन इनको हमें चेंजेस करना है किसमें, घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए। इन समीकरणों को हमें किसमें निकालना है, घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए भी निकालना है। तो इसके लिए हमने इस चित्र को लिया है और इसके बारे में जो थीटा एंगल है वो इतना मूव करेगा। ठीक है, यहां से दोनों के अंतर्गत एक्स डैश और वाई डैश, इसके अंतर्गत इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, कौन से के निर्देश तंत्र के अंतर्गत, एस डैश के अंतर्गत। और ओ डैश तो ऑलवेज कैसे रहेंगे, यहाँ पर संपाती ही रहेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु ए से इस पर हमने एक लंब डाला, इस तरह से क्या डाला, लंब डाला। तो ये लंब यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। कितने पॉइंट हो गए थे यहाँ पर, ए बी सी डी कर लिया, इसको बोल दिया हमने ई और इसको बोल दिया हमने पॉइंट को एफ बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस x के बराबर ही होगी, और ये वाली डिस्टेंस है यहाँ पर y के बराबर होगी। इसमें लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो ज्यादा ऐसा हो जाएगा क्लिष्ट सा। और ये वाली स्थिति कितनी होगी, y डैश, और ये वाली स्थिति यहाँ पर पूरी की पूरी x डैश के बराबर हो जाएगी पूरी। dp कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो भी डॉटेड वाले हैं वो s डैश में है, और विदाउट डॉटेड हैं यानी डार्क वाले हैं वो किस में मान रहे हैं हम, एस में। तो पहले इस चित्र को बनाओ, ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा मैकेनिक्स के अंतर्गत शायद। चित्र को बनाओ पहले। तो इधर देखो, इसमें एक लाइन लैंग्वेज लिख लेना चित्र को बनाने के बाद। माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं, माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं, माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं। S डैश निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत कोणीय वेग, क्योंकि कोणीय गति कर रहा है तो कोणीय वेग होगा उसका ओमेगा, नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है,
नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। माना एस निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक, माना एस निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक पी एक्स वाई, माना एस निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक पी एक्स वाई तथा एस डैश में पी एक्स डैश वाई डैश है, पी एस डैश वाई डैश है, तब चित्र से, अब इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो, तब चित्र से हमें x डैश और y डैश निकालना है। तो देखो चित्र से ही देखेंगे सब कुछ कि x डैश इक्वल टू कितना होगा। चित्र से अगर हम देखें तो x डैश ये वाला है, OC के बराबर है। चित्र से जो x डैश है वो कितने के बराबर है, OC के बराबर है। OC को हम किस तरह से लिख सकते हैं, OE प्लस EC, एक ही पॉइंट मान लो इसको O डैश, कंफ्यूज हो जाओगे तो OE लेकर चल रहे हैं हम। OC इक्वल टू कितना है, OE प्लस EC, OE प्लस EC, ठीक है। OE प्लस EC, OE को इस वाले संपूर्ण त्रिभुज से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने एक लंब डाला है AF, AEF एक क्या है, लंब है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो ये संपूर्ण त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज, OEA, उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन EC है वो नहीं निकलेगा, EC से रिलेटेड कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, EC है वो कितने के बराबर होगा बता सकते हो, EC है वो FP के बराबर लिख सकते हैं क्या, EC है वो FP के बराबर होगा। तो OE तो है, प्लस में इसको कितना लिख दिया हमने, FP, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसमें OE की वैल्यू चाहिए हमें, तो त्रिभुज हम लेते हैं कौन सा, OEA से, त्रिभुज OEA से क्या निकाले हम, त्रिभुज OEA से यहां पर हमें चाहिए OE। OE क्या है, यहां पर आधार है, आधार। तो आधार को कैसे निकालते हो आप, cos थीटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो कितना हो जाएगा, OE अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा, OA, OE अपॉन OA, OE अपॉन OA कितने के बराबर होगा, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा x। तो OE तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x cos थीटा, इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया 2। हमें FP और चाहिए, तो FP लाने के लिए कौन सा समकोण त्रिभुज ले सकते हैं हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो लगते हैं sin cos tan वाले वो एक समकोण त्रिभुज में ही लग सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ये भी है हमारे पास। तो हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, FPA, कौन सा त्रिभुज FPA से निकालो। क्या चाहिए हमें, पहले उसको देखो, FP चाहिए। FP क्या है यहां पर, FP क्या है, पहले तो इसमें एक एंगल भी चाहिए, एक तो 90 हो गया और एक एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसमें थीटा ही होगा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा इसमें, ये वाला एंगल थीटा ही होगा ये भी, क्योंकि जितना ये रोड जेड की आकृति में बन रहे हैं ये, तो ये वाले एकांतर कोण है, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण है तो एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये वाले कितने हो जाएंगे, जेड की आकृति में बनने वाले थीटा पर हो जाएंगे। अब इसके लिए हम निकालते हैं FPA। तो FPA से हमें चाहिए FP, तो FP क्या होगा, लंब। तो हमें निकालना होगा sin थीटा, क्योंकि sin थीटा में आता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा इक्वल टू लंब, यानी कि FP अपॉन कर्ण। कर्ण कितना, 90 के सामने, 90 के सामने यानी कि PA, FP और नीचे PA। तो FP और PA की वैल्यू कितने के बराबर होगी, PA बाई के बराबर होगी ये, तो बाई। तो FP इक्वल टू कितना आएगा, बाई sin थीटा। इक्वेशन इसको बोल दिया हमने थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर रखो वैल्यू, इसमें कितना जाएगा, x डैश इक्वल टू OE की वैल्यू रखेंगे हम x cos थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा ये बाई sin थीटा।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी और इसको हम लिख देंगे कितना समीकरण, 4 समीकरण। कौन सी? 4 समीकरण इसको लिख देंगे। कवर करें इसको पूरा समीकरण 4 तक। तो एक्स डैश का रिलेशन हमने एक्स और वाई के रूप में निकाल लिया कि एक्स डैश इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो वहां पर एक्स डैश का रिलेशन एक्स से किस तरह से आता था, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी। यहां पर आया एक्स डैश का रिलेशन एक्स से इस तरह से, ठीक है। घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए ज्यामिति का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिकल, कि उसको हम ओमेगा कोणीय वेग से उसको रोटेट कर रहे हैं। उस स्थिति में दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब एक स्थिति के सापेक्ष आपको पता है एक्स और वाई और किसी थीटा एंगल दे रखा है, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा उसके लिए, वो चीज हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह से आगे करते हैं, यहां तक होगी समीकरण 4। चित्र से ही देखते हैं, इसमें बाई डैश निकालते हैं चित्र से ही। नाउ बाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई डैश को देखते हैं कि बाई डैश ये है, ठीक है। बाई डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये बाई डैश है वो कितने के बराबर है, ओडी के बराबर। और ओडी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ए माइनस ई ए। चित्र से देखना, एफ ए माइनस के ई ए, पूरी में से इसको घटा दिया। अब इस वाली भुजा को तो हम निकाल सकते हैं क्या, ई ए को, ई ए को किसी से निकाल सकते हैं क्या, एफ ए को तो निकाल सकते हैं इस वाले त्रिभुज से। ई ए को निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई ए आ जाएगा इस वाले से और एफ ए आ जाएगा इस वाले त्रिभुज से। तो समीकरण सी को डाल दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो समीकरण त्रिभुज, इसको लेते हैं पहले ओ ई ए से, त्रिभुज ओ ई ए से हमें क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, क्या ई ए निकलेगा इससे। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत भुजा कौन सी है, ई ए। तो ई ए को निकालते हैं, जो कि क्या है, लंब है। तो लंब है तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा, क्योंकि लंब बटे कर्ण एल बाई के। तो लंब कितना होगा, ई ए अपॉन कर्ण कितना होगा, 90 के सामने यानी कि x। तो ई ए इक्वल टू हो जाएगा x साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 6। इसी तरह से अगर हमें कौन सा चाहिए, एफ ए चाहिए, एफ ए पूरी भुजा चाहिए, तो हम लेते हैं त्रिभुज एफ ए पी। त्रिभुज एफ ए पी से निकालो कौन सी, क्या चाहिए हमें, एफ ए। एफ ए क्या है, यहां पर आधार है। तो आधार के लिए कौन सा लगेगा, कॉस लगेगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण। आधार कितना होगा एफ ए के लिए, एफ ए अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा, 90 के सामने यानी कि पी ए। और पी ए कितने के बराबर है बताओ, पी ए ये हो जाएगा बाई के बराबर। तो एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 7 इस तरह से हो जाएगा। तो समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से, कौन से में, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, मान रखने पर तो यहां पर कितना हो जाएगा, बाई डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे एफ ए की, बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ई ए की वैल्यू एक्स साइन थीटा। ये इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं, बाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स साइन थीटा और प्लस में बाई कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, पहले एक्स वाली टर्म और फिर बाई वाली टर्म। इक्वेशन नंबर 5 नहीं 8। तो लिख दें उसको भी पूरा।
रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ रहा या घूर्णी निर्देश तंत्र, ये आए कि घूर्णी निर्देश तंत्र को समझाइए तो इतना करना है, लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ आ रहा है तो ये करना है, लेकिन दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र आ रहा है। घूर्णी निर्देश तंत्र तो है लेकिन दिक् मतलब स्थान, काल मतलब समय, समय की तो हमने कहीं बात ही नहीं की अभी तक तो टी की, तो इसके लिए हम इसमें आगे भी प्रोसेस करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए यहाँ तक तो करना है, इससे आगे भी करना होगा। अगर ये आता है तो दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र इस हेडिंग से आता है तो क्वेश्चन, तो आगे भी करना होगा, नहीं तो यहीं तक ही स्टॉप कर देना है। इसको हम एक रूप में और लिखते हैं, समीकरण 4 व 8 को मैट्रिक्स फॉर्म में और लिखते हैं। यहाँ पर वो चीज दे रहे हैं कि समीकरण 4 जो 8 है, ये समीकरण 4 व 8 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अरे जानते हो क्या लिखना मैट्रिक्स फॉर्म में, तो देखें किस तरह से लिखेंगे, x डैश बाई डैश इस तरह से इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का गुणांक कितना है यहाँ पर cos थीटा, y का गुणांक कितना है sin थीटा, वहां पर कितना है माइनस के sin थीटा, और यहाँ पर कितना है cos थीटा, इसलिए हमने पहले x वाली टर्म लिखी थी, और इनटू में कितना हो जाएगा x और y इस तरह से। तो x डैश खोलोगे तो इसका इसके साथ होगा प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा, तो पहली वाली आ जाएगी इक्वेशन 4, और y डैश इक्वल टू जब इनका होगा तो इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट करना था आपको ये इक्वेशन नंबर 9, लेकिन दिक् काल के लिए बात करेंगे इसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।